मॉर्निंग एवरीवन। आज हम लोग क्लास 9 का फिजिक्स सब्जेक्ट का एक चैप्टर स्टार्ट करेंगे जिसका नाम है मोशन। तो सबसे पहले आप सभी स्टूडेंट जो इस बार क्लास 9th में पहुँचे, यानी कि आप मिडिल एजुकेशन से एक बार उठ करके आप आए हैं सेकेंडरी एजुकेशन में, और 9th काफ़ी इम्पोर्टेंट होता है। अभी तक आपने 8th तक जो फिजिक्स पढ़ा उससे काफ़ी डिफरेंट मिलेगा क्लास 9th में। तो आप लोग को थोड़ा सा पहले की अपेक्षा मेहनत ज़्यादा करना पड़ेगा, क्योंकि 9th 8th से बिल्कुल अलग है। क्योंकि 9th में बहुत बेसिक चीज़ पढ़ना था, 8th में कई बेसिक चीज़ पढ़ना था, और 9th में उससे थोड़ा सा हाई लेवल में है, जिसमें हम लोग न्यूमेरिकल, फार्मूला डेराइवेशन, ये सारी चीज़ें सीखेंगे। तो 9th में कुल मिला के आपके शायद बुक में 4 या 5 चैप्टर होगा। फर्स्ट मोशन है, फिर फोर्स है, फिर उसका ग्रेविटेशन है, वर्क पावर एनर्जी है, और एक साउंड है। इसका मतलब है कि कुल 5 चैप्टर है, लेकिन ब्रांच 2 है, एक मैकेनिक्स ब्रांच हुआ और एक साउंड। तो मैकेनिक्स में 4 चैप्टर हो जाता है आपका, ये मोशन हो गया, ग्रेविटेशन हो गया, फोर्स हो गया, फिर वर्क पावर एनर्जी हो जाता है, और सेकंड जो हमारा पार्ट है वो साउंड। तो सबसे पहले हम लोग मोशन देखेंगे। इससे पर एक चैप्टर था यूनिट एंड डायमेंशन, जो हमने आपको क्लास 8 में पढ़ाया था, तो शायद आपको याद भी होगा, तो उससे काम चल जाए। लेकिन अब समय नहीं है कि फिर से यूनिट एंड डायमेंशन चैप्टर को ही पढ़ाया जाए। फिर आपको जब नेक्स्ट वीडियो बनाया जाएगा तो उसमें आपको यूनिट एंड डायमेंशन के बारे में बताएंगे। फिलहाल हम चैप्टर स्टार्ट करते हैं मोशन। देखिए, ये मोशन का मतलब ये होता है जो स्टेबल नहीं हो, यानी कि फ्री हो, स्वतंत्र हो, रेस्ट की अवस्था में नहीं हो। हम चल रहे हैं, ये मोशन है। आप दौड़ रहे होंगे, खेल रहे होंगे, ये सब मोशन है। लेकिन जिस समय आप बैठ करके वीडियो देखेंगे और आप जिस आप वीडियो देखेंगे, आप बैठे होंगे, तो आप होंगे रेस्ट की अवस्था में। रेस्ट की अवस्था में यानी आपका पोजीशन चेंज नहीं होना चाहिए। तो जब पार्टिकल्स का पोजीशन चेंज नहीं होता है तो वो रेस्ट में होता है, जब पोजीशन चेंज होता है तो वो मोशन में होता है। तो इसे डिफाइन करने के लिए काफी सिंपल भाषा में हम लोग पढ़ते हैं, या इसका डिफिनेशन बोलते हैं, द चेंज इन पोजीशन ऑफ अ बॉडी विथ रेस्पेक्ट टू टाइम एंड रिफरेंस। एक लेते हैं दूसरे बॉडी का रिफरेंस टू अनदर बॉडी, यानी सिंपल सा बोल सकते हैं द चेंज इन पोजीशन इन अ बॉडी विथ रेस्पेक्ट टू टाइम, यानी किसी बॉडी का यदि पोजीशन चेंज होता है तो टाइम टेकन होता है, चाहे वो 1 सेकेंड हो, चाहे 1 सेकेंड का 100वां भाग हो, कुछ ना कुछ टाइम चेंज होता है। और उसका कंपेयर यानी उसका एक रेफरेंस लेने के लिए अनदर बॉडी लेते हैं। जैसे ये आपके सामने बोर्ड दिख रहा है और हम खड़े, तो हम यहाँ पे चल रहे हैं, तो इस अवस्था में ये कह सकते हैं कि हम मोशन में है बोर्ड के अपेक्षा, यानी आई एम इन मोशन देन बोर्ड। इस बोर्ड के अपेक्षा हम मोशन में है, और साथ में ये भी हम कह सकते हैं मेरे अपेक्षा ये जो आपके सामने बोर्ड दिख रहा है वो रेस्ट की अवस्था में है। रेस्ट की अवस्था में पोजीशन ऐसा कहीं भी चेंज नहीं हो रहा, टाइम जा रहा है लेकिन चेंज नहीं हो रहा। लेकिन इसे डिफाइन करने के लिए एक रिफरेंस बॉडी लेते हैं। जैसे आप बैठे होंगे और आपके सामने कोई चल रहा होगा, तो आप हो गए रेस्ट में और आपके अपेक्षा वो हो गया मोशन में, लेकिन वो कह सकता है कि मेरा अपेक्षा तुम रेस्ट में हो। तो डिफिनेशन इसका समझ गए आप लोग, बुक में होगा, लिख सकते हैं, जो हम बोले हैं उससे भी आप लिख सकते हैं। द चेंज इन पोजीशन ऑफ अ बॉडी विथ रेस्पेक्ट टू टाइम इज नोन एज मोशन। रेस्ट का डिफिनेशन ये हो सकता है कि इफ अ बॉडी इन रेस्ट मीन्स ये हो गया कि जब कोई बॉडी अपना पोजीशन चेंज नहीं करता है, तो ये एक सिंपल डिफिनेशन में हम इसे बोल सकते हैं, इफ अ बॉडी डज नॉट चेंज इट्स पोजीशन विथ रेस्पेक्ट टू टाइम, यानी इफ अ बॉडी डज नॉट चेंज इट्स पोजीशन विथ रेस्पेक्ट टू टाइम, देन दैट बॉडी इज सेड टू बी इन रेस्ट, यानी इसके पोजीशन में कोई चेंजिंग नहीं होगा, जहां है वहीं रहेगा,
तो ऑब्जेक्ट आपका रेस्ट में है, लेकिन इसमें अगर यहाँ से यहाँ आ गया तो मोशन में हो गया, टाइम कुछ ना कुछ लगेगा, इसलिए रेस्पेक्ट में यहाँ पे हम क्या लेते हैं, टाइम लेते हैं और एक अनदर बॉडी रिफरेंस लेते हैं, दूसरा बॉडी का एक रिफरेंस लिया जाता है। तो मोशन और रेस्ट का डिफिनेशन समझ गए होंगे। तो मोशन और रेस्ट के डिफिनेशन को आपने सुना और देखा तो इससे पता चला होगा कि मोशन और रेस्ट एक दूसरे का रिलेटिव टर्म करने का मतलब मोशन की अपेक्षा आप रेस्ट को बता सकते हैं, रेस्ट में आप मोशन को भी बता सकते हैं। नेक्स्ट, टाइप्स ऑफ मोशन। इन प्रीवियस क्लास, पिछले क्लास में आपने मोशन के जो टाइप्स, जो सिंपल टाइप्स उसको देखे होंगे। तो वो जो क्लासिफिकेशन किया गया था वहां पे, तो मोशन का डायरेक्शन के आधार पे, यानी कि उस मोशन में जो पार्टिकल्स वो कैसे मूव करता है, यानी उसका पाथ ऑफ जो मूव है वो कैसा था। यानी कि जैसे लीनियर मोशन, या इसको बोलते हैं रेक्टिलिनियर मोशन भी बोला जाता है, यानी कि इस में जो बॉडी होता है वो एक लीनियर पाथ पे चलता है। किस पाथ पे चलता है? लीनियर पाथ पे चलता है। सेकेंड आपका था इसमें सर्कुलर मोशन। क्या था? सर्कुलर मोशन, यानी इफ ए मोशन इन सर्कुलर पाथ, ए मोशन इन सर्कुलर पाथ, एक कहलाता है आपका सर्कुलर मोशन। पीरियडिक मोशन करने के इसमें पार्टिकल्स या कोई बॉडी जो है 2 पॉइंट के आगे पीछे करता है। मोशन इन बैक एंड फोर्थ इन फिक्स्ड टाइम ड्यूरेशन, एक फिक्स्ड टाइम ड्यूरेशन वो आगे पीछे करता है, तो वो होता है पीरियडिक मोशन, जिसका एग्जांपल आप ले सकते हैं पेंडुलम ऑफ क्लॉक। फिर अगला आपका ऑक्सीलेटरी मोशन, जैसे आपने देखा होगा कि 2 पॉइंट के आगे पीछे, यानी मोशन ऑफ स्विंग, झूले का जो गति होता है, मोशन होता है, वो कहलाता है आपको ऑक्सीलेटरी मोशन। तो यहाँ एक चीज देखना है कि इसमें भी जो ऑब्जेक्ट है, बॉडी जो है 2 पॉइंट के आगे पीछे हो रहा था, यानी बैक एंड फोर्थ था, और इसमें भी बैक एंड फोर्थ है। बट अंतर क्या है, डिफरेंस क्या है? यहाँ पे जो डिफरेंस है वो टाइम का है। टाइम ड्यूरेशन यहाँ फिक्स्ड होता है, जबकि इसमें टाइम ड्यूरेशन फिक्स्ड नहीं होता है। इसलिए जितने भी पीरियडिक मोशन है वो सबके सब ऑक्सीलेटरी मोशन कहला सकते हैं, लेकिन बट ऑक्सीलेटरी मोशन आर नॉट पीरियडिक मोशन। फिर आपका रैंडम मोशन है मोशन इन डायरेक्शन, किसी भी डायरेक्शन में जो मोशन होगा, मोशन इन एनी डायरेक्शन, किसी भी डायरेक्शन में मोशन होगा वो कहलाएगा रैंडम मोशन। और भी इस प्रकार से मोशन क्लासिफिकेशन है। तो सिंपल क्लासिफिकेशन था मोशन का, बट हम तो आपने देखा ये था सिंपल क्लासिफिकेशन, जिसके बारे में आप जानते भी होंगे और इसे पिछले क्लास में मैंने बताया भी था। लेकिन अब देखते हैं टाइप्स ऑफ मोशन का एक और चीज, यूनिफॉर्म मोशन एंड नॉन यूनिफॉर्म मोशन। इससे भी आप लोग परिचित हो चुके हैं और मैंने कराया है। नॉन यूनिफॉर्म मोशन, यूनिफॉर्म मोशन, यूनिफॉर्म का मतलब होता है एक समान। जैसा आप स्कूल में जाते हैं तो बोलते हैं कि यूनिफॉर्म में आए हैं, या आपका डायरेक्टर या सर बोलते हैं यूनिफॉर्म में आना। यूनिफॉर्म करने का मतलब सबका ड्रेस जो भी होता है वो एक प्रकार दिखना चाहिए, सेम दिखना चाहिए, होता है यूनिफॉर्म होता है। तो यहाँ एज ए जो ये वर्ड है यूनिफॉर्म, इसका ही मतलब वही हुआ। तो यूनिफॉर्म मोशन मतलब होता है कि कोई बॉडी जो है जब मोशन करता है तो इक्वल टाइम इंटरवल में इक्वल डिस्टेंस कैरी करता है। जैसे मान लेते हैं आप अपने घर से जब रेजोनेंस के लिए निकलते हैं तो हर मिनट में आप मान लेते हैं 100 मीटर चले, हर मिनट में। पहला मिनट 100 मीटर चले, दूसरा मिनट में भी आप 100 मीटर चले, तीसरा मिनट में भी आप 100 मीटर चले। इस प्रकार से हर टाइम इंटरवल में आपका जो डिस्टेंस है, जो ट्रेवल किया, वो सेम था, इक्वल था। तो इसका मतलब आपका मोशन यूनिफॉर्म था।
तो इसको डिफिनीशन के रूप में ऐसे बोल सकते हैं, इफ अ बॉडी ट्रेवल्स इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम, फिर से सुनिएगा, इफ अ बॉडी ट्रेवल्स इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम, देन दैट बॉडी इज सेड टू बी इन यूनिफॉर्म मोशन। तब वह बॉडी किसमें कहलाता है? यूनिफॉर्म मोशन में। मैंने अभी बताया आपको कि जैसे मान लेते ए से आप भी, यानी ए आपका घर था, होम, अपना घर प्यारा सा, और ए आपका अपना कोचिंग रेजोनेंस। मान ले तो रोड आपका तिरछा रहा होगा, लेकिन मैं यहाँ सीधा लेके बताता हूँ कि यहाँ से आप मान लेते हैं 500 मीटर की दूरी है, तो आप मान लेते हैं कि पहला 100 मीटर आपने चला 1 मिनट में, फिर मान लेते हैं ये भी 1 मिनट में चला, लेकिन डिस्टेंस आपका 100 मीटर ही था। इस प्रकार से आगे भी होते जा रहा है, यानी कि हर मिनट में पर मिनट आपने डिस्टेंस कितना ट्रेवल किया? 100 मीटर। यानी कि इक्वल टाइम इंटरवल में इक्वल डिस्टेंस कैरी किया, तो वह बॉडी किसमें कहलाएगा? यूनिफॉर्म मोशन में। तो इस प्रकार से एक बार और फिर हम डिफिनेशन आपको बताते हैं, आप नोट कर लेंगे। इफ अ बॉडी ट्रेवल्स इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम, देन दैट बॉडी इज सेड टू बी इन यूनिफॉर्म मोशन। अब देखते हैं नॉन यूनिफॉर्म मोशन। तो अभी हमने आपको एक एग्जांपल से बता रहा था नॉन यूनिफॉर्म मोशन के बारे में, तो अब इसका थोड़ा सा डिफिनीशन देख लेते हैं। इसका डिफिनीशन आप कैसे लिख सकते हैं, जैसा भी मैंने आपको यूनिफॉर्म मोशन के बारे में बताया था, एकदम सेम उसी प्रकार इसका डिफिनीशन आप बोल सकते हैं। इफ अ बॉडी ट्रेवल्स ऑन इक्वल डिस्टेंस, इफ अ बॉडी ट्रेवल्स ऑन इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम, if a body travels on equal distance in equal intervals of time, then that body is said to be in non-uniform motion। तब वो बॉडी किसमें कहलाता है? नॉन यूनिफॉर्म मोशन, यानी असमान चाल। और यूनिफॉर्म मोशन मतलब होता है एक समान चाल। तो अभी हमने आपको मोशन का डिफिनीशन, रेस्ट का डिफिनीशन, कुछ टाइप्स ऑफ मोशन को जो प्रीवियस क्लास में पढ़े उसके बारे में बताया, समझाया। फिर उसके बाद टाइप था यूनिफॉर्म मोशन और नॉन यूनिफॉर्म मोशन, शायद पिछले क्लास में भी आपने पढ़ा होगा। यूनिफॉर्म मोशन एक समान चाल, नॉन यूनिफॉर्म मोशन मतलब होता है असमान चाल। एंड डिस्टेंस ट्रेवल इन इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम इज इक्वल, यानी इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में होगा तो वो आपका यूनिफॉर्म मोशन होगा। और यदि इक्वल टाइम इंटरवल्स का डिस्टेंस अनइक्वल होगा तो वो क्या कहलाएगा? आपका नॉन यूनिफॉर्म मोशन। अनइक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम, इसमें हो गया इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम। तो ये था टाइप्स ऑफ मोशन जिसे आप देखें। अब हम लोग थोड़ा सा इसका अगला पॉइंट पढ़ते हैं, डिस्टेंस या ट्रेवल्ड डिस्टेंस। डिस्टेंस या ट्रेवल्ड डिस्टेंस, इसे आप लोग लिख लेंगे और डिफिनीशन खुद से तैयार करेंगे। नेक्स्ट टाइम से मैं आपको डिफिनीशन लिख दिया करूंगा या बोल दिया करूंगा। तो आइए देखते हैं फिजिकल क्वांटिटी। एक आपका डिस्टेंस है, उसको पहले समझ लेते हैं। व्हाट इज डिस्टेंस? डिस्टेंस मीन्स एक्चुअल लेंथ ऑफ पाथ ट्रेवल्ड बाय अ बॉडी। किसी बॉडी द्वारा जो ट्रेवल किया जा रहा है डिस्टेंस, उसके पाथ की लंबाई को यानी लेंथ को क्या बोलते हैं? डिस्टेंस बोलते हैं, या उसे क्या बोला जाता है? ट्रेवल्ड डिस्टेंस। एक बार फिर से डिफिनेशन सुनेंगे। द लेंथ ऑफ एक्चुअल पाथ, द लेंथ ऑफ एक्चुअल पाथ ट्रेवल्ड बाय अ बॉडी,
द लेंथ ऑफ एक्चुअल पाथ ट्रेवल्ड बाय अ बॉडी इज नोन एज डिस्टेंस या ट्रेवल्ड डिस्टेंस। जैसे यहाँ पे हम देखते हैं एग्जाम्पल से, एक यानी आप इस पॉइंट से आप इस पॉइंट तक आना चाहते हैं, तो आपका जो रास्ता है वो इस डायरेक्शन में है, फिर इस डायरेक्शन में, फिर यहाँ से ऐसे डायरेक्शन में गया, फिर इस डायरेक्शन में यहाँ पे, इस सब जगह पे आपका डिस्टेंस अलग अलग है। तो टोटल डिस्टेंस को हमने यहाँ पे जोड़ा, ये 100 मीटर था, 50 मीटर था, 75 मीटर था, 20 मीटर था, 70 मीटर, ये सब जोड़ के हो जाता है 315 मीटर। यानी आपके जो पाथ था, आपका जो रास्ता था, उसकी लंबाई कितना हो गई? 315 मीटर। ये टोटल लेंथ ऑफ एक्चुअल पाथ, यानी आपके द्वारा जो ट्रेवल किया गया उसका टोटल लेंथ कितना था? 315 मीटर। ये यानी आपका डिस्टेंस हो गया। तो डिस्टेंस का मतलब समझ गए होंगे कि द एक्चुअल लेंथ ऑफ पाथ ट्रेवल बाय अ बॉडी इज नोन एज डिस्टेंस या ट्रेवल्ड डिस्टेंस। तो देखते हैं यहाँ पे कि इस डिस्टेंस को कैरी करना, यानी जो हमारा जो पाथ है उसको जब ट्रेवल किया तो सारे जब कुछ कुछ जगह पर डिस्टेंस का डायरेक्शन चेंज था। यहाँ पे डायरेक्शन इस डायरेक्शन में, फिर यहाँ पे ऐसे, यानी हर जगह पर डायरेक्शन क्या होते जा रहा है? चेंज होते जा रहा है। यानी इसमें डायरेक्शन फिक्स्ड नहीं है, और जिसमें डायरेक्शन फिक्स्ड नहीं होता है वो फिजिकल क्वांटिटी कहलाता है स्केलर फिजिकल क्वांटिटी। क्या कहलाता है? स्केलर फिजिकल क्वांटिटी। तो थोड़ा सा स्केलर फिजिकल क्वांटिटी का डिफिनेशन भी सुन लेंगे। ये फिजिकल क्वांटिटी व्हिच है ओनली मैग्नीट्यूड नॉट डायरेक्शन। सिर्फ और सिर्फ केवल क्या होना चाहिए? मैग्नीट्यूड होना चाहिए। वो क्या कहलाता है? स्केलर फिजिकल क्वांटिटी। जैसे आपका यहाँ पे क्या था? डिस्टेंस, इसमें डायरेक्शन फील्ड है नहीं है, तो आपका कौन सा क्वांटिटी हो गया? स्केलर फिजिकल क्वांटिटी। अच्छा, मैग्नीट्यूड का मतलब क्या समझते हैं? मैग्नीट्यूड मतलब होता है द न्यूमेरल वैल्यू, द न्यूमेरल वैल्यू विथ यूनिट्स। यूनिट्स के साथ जो न्यूमेरल वैल्यू होता है वो क्या कहलाता है? मैग्नीट्यूड कहलाता है। यूनिट्स के साथ जो वैल्यू होता है, न्यूमेरल वैल्यू, वो क्या कहलाता है? यूनिट्स कहलाता है। जैसे यहाँ पे देखिए 315 मीटर है, यहाँ पे यूनिट क्या है हमारा? ये मीटर है, और इसका जो न्यूमेरल वैल्यू वो क्या है? 315। तो ये 315 क्या हो गया आपका? मैग्नीट्यूड हो गया। तो इस प्रकार से डायरेक्शन के बारे में आप देख लिए कि डायरेक्शन आपका स्केलर फिजिकल क्वांटिटी है, क्योंकि इसमें जिसमें डायरेक्शन फिक्स्ड नहीं होता है। इस प्रकार से आप कह सकते हैं कि डिस्टेंस इज अ स्केलर क्वांटिटी बिकॉज इट हैज ओनली मैग्नीट्यूड नॉट डायरेक्शन। अब चलिए थोड़ा सा भी देख लेते हैं। डिस्टेंस कभी भी जीरो नहीं हो सकता, डिस्टेंस नेवर भी जीरो। जैसे कहीं ना कहीं यहाँ भी है खड़े, थोड़ा सा तो डिस्टेंस है यहाँ आपका, तो डिस्टेंस कभी भी जीरो नहीं होता, डिस्टेंस नेवर भी जीरो। डिस्टेंस नेवर जीरो, डिस्टेंस कभी भी जीरो नहीं हो सकता। इस प्रकार से आप डिस्टेंस में 3 चीज जाने। पहला कि डिस्टेंस में डायरेक्शन फिक्स्ड नहीं होता है, इट मीन्स ये कौन सा क्वांटिटी है? ये स्केलर फिजिकल क्वांटिटी है, और यह कभी भी जीरो नहीं हो सकता है। तो डिस्टेंस रिलेटेड 3 पॉइंट आप जाने। पहला डिस्टेंस का डिफिनीशन, तो डिस्टेंस कौन सा क्वांटिटी है? तो स्केलर क्वांटिटी है। और तीसरा कि डिस्टेंस का जो वैल्यू होता है वो कभी भी जीरो नहीं हो सकता है, डिस्टेंस कभी भी जीरो नहीं हो सकता है। तो फिर हम लोग शुरू करते हैं अगला पॉइंट, डिस्प्लेसमेंट। नेक्स्ट पॉइंट हमारा क्या होगा? डिस्प्लेसमेंट। हिंदी में इसको बोलते हैं विस्थापन। क्या बोला जाता है हिंदी में? से क्या बोलते हैं? विस्थापन। तो डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? विस्थापन। जैसे भी एग्जाम्पल में बताया था आपको कि ये जो डिस्टेंस कैरी हुआ वो क्या था? ये जो हमारा जो पाथ था वो क्या था? डिस्टेंस था। लेकिन डिस्प्लेसमेंट होता है द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स, मीन्स इनिशियल एंड फाइनल पॉइंट। यानी दो इनिशियल और फाइनल पॉइंट के बीच शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होगा वो क्या कहलाता है? डिस्प्लेसमेंट कहलाता है। जैसे यहाँ देखिए
इस दोनों के बीच में जो शॉर्टेस्ट, ये आपका घर था यानी होम, और यहाँ पे आरसी रेजिडेंस क्लासेस, अगर इस डायरेक्शन से आप आए होंगे तो इसका शॉर्टेज डिस्टेंस बताइए। ये हो गया आपका क्या, शॉर्टेज डिस्टेंस। ये जो शॉर्टेज डिस्टेंस हुआ वो क्या कहला जाएगा आपका, डिस्प्लेसमेंट। तो इस प्रकार से आप डिफरेंशिएट कर सकते हैं। द शॉर्टेज डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन ऑफ अ बॉडी, किसी बॉडी की इनिशियल पोजीशन और उसके फाइनल पोजीशन के बीच जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होगा वो क्या होगा आपका, डिस्प्लेसमेंट हुआ। जैसे यहाँ ए पॉइंट पे थे, बी पॉइंट पे, ऐसे ऐसे आ गए थे, आपका क्या हो गया, डिस्टेंस हो गया। और इसके जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस जो ऐसे देख रहे हैं वो क्या हो गया आपका, डिस्प्लेसमेंट हो गया। और इस डिस्प्लेसमेंट में डायरेक्शन फिक्स्ड होता है, ये डिस्प्लेसमेंट में डायरेक्शन होता है, इसलिए डिस्प्लेसमेंट कौन सा क्वांटिटी कहलाता है, वेक्टर। क्या कहलाता है, वेक्टर कहलाता है। तो इस प्रकार से आप वेक्टर का डिफिनेशन भी थोड़ा सा जान लीजिए। ए फिजिकल क्वांटिटी हैविंग डायरेक्शन एंड मैग्नीट्यूड बोथ, जिसमें डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड दोनों हो, वे क्या कहलाते हैं, वेक्टर। क्या कहलाते हैं, यहाँ पे डायरेक्शन तो है, कुछ मैग्नीट्यूड भी होगा, या जितना मीटर हो, जितना डिस्टेंस, उससे मतलब नहीं है, कुछ ना कुछ तो वहां पे होगा, वो कहलाएगा आपका मैग्नीट्यूड। और डायरेक्शन यहाँ फील्ड है, इसलिए डिस्प्लेसमेंट का डिफिनेशन हुआ द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स नोन एज क्या, डिस्प्लेसमेंट। वो क्या कहलाता है हमारा, डिस्प्लेसमेंट कहलाता है। और डिस्प्लेसमेंट आपका वेक्टर क्वांटिटी हुआ, क्योंकि इसमें डायरेक्शन भी होता है और मैग्नीट्यूड भी होता है। एक चीज और जानते हैं कि यदि इनिशियल और फाइनल की बात कर रहे हैं कि द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल पोजीशन एंड फाइनल पोजीशन, तो जरा यहाँ एक और डायग्राम से देखेंगे। ए पॉइंट से आप चले, बी पे आ गए, फिर बी के बाद कहाँ पहुंच गए, ए पे। तो यहाँ पे इनिशियल पोजीशन आपका ए था और फाइनल पोजीशन भी आपका क्या आया, ऐसे गए, फिर इस प्रकार से आ गए, यानी इनिशियल पोजीशन भी ए था और फाइनल पोजीशन भी आपका क्या है, ए है। इस प्रकार आप देखते हैं कि आपके इनिशियल और फाइनल पोजीशन के बीच का जो हो गया वैल्यू क्या आ गया आपका, जीरो। क्या आ गया, जीरो आ गया। इसका मतलब ये हुआ कि डिस्प्लेसमेंट जीरो हो सकता है, डिस्प्लेसमेंट जीरो हो सकता है। अब देखते हैं डिस्प्लेसमेंट नेगेटिव भी हो सकता है। जैसे मान ले ए पॉइंट पे थे, आप बी की ओर गए, फिर बी से आए और ए के पीछे की ओर चले गए, तो इस अवस्था में जो आपका डिस्प्लेसमेंट होगा वो क्या होगा, निगेटिव होगा। क्या होगा, निगेटिव होगा। तो अतः यह आप देख लिए कि डिस्प्लेसमेंट पॉजिटिव भी था, निगेटिव भी होगा और जीरो भी होगा। क्या होगा, पॉजिटिव भी होगा, निगेटिव भी होगा और जीरो हो गया। जबकि डिस्टेंस ओनली क्या था, पॉजिटिव। और डिस्टेंस जो होता है कभी भी जीरो नहीं होता, जबकि आपका डिस्प्लेसमेंट जीरो हो सकता है। अब बात करते हैं दोनों फिजिकल क्वांटिटी के यूनिट के बारे में। डिस्टेंस का ऐसा यूनिट तो मीटर लिया जाता है और सीजीएस यूनिट क्या लिया जाता है, सेंटीमीटर। और इसके अलावा और भी इसका यूनिट होता है, किलोमीटर, फीट, इंच, है ना, मिलीमीटर, बहुत सारे होते हैं। लेकिन एसआई में क्या होता है, मीटर, और सीजीएस में क्या होता है, सेंटीमीटर। डिस्प्लेसमेंट का भी यूनिट जो एसआई होगा वो क्या होगा, मीटर होगा, और सीजीएस क्या होगा, सेंटीमीटर। और इसके अलावा और भी इसके यूनिट्स होते हैं। तो पहला क्वेश्चन इस डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट से बनता है। इस दोनों के बीच में डिफरेंस लिखने के लिए एग्जामिनेशन में आती है कि डिफरेंशिएट बिटवीन डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। तो पहला पॉइंट में हम लोग डिस्टेंस का डिफिनेशन लिखेंगे, उधर डिस्प्लेसमेंट का लिखेंगे। सेकेंड ये होगा कि डिस्टेंस जो है वो आपका स्केलर क्वांटिटी है और डिस्प्लेसमेंट कौन सा क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी है। फिर उसके बाद डिस्टेंस नेवर बी जीरो, वेयर एज डिस्प्लेसमेंट में भी जीरो, निगेटिव और पॉजिटिव। इस प्रकार से एक क्वेश्चन आप लिख लीजिएगा, डिफरेंशिएट बिटवीन डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। तो आज जितना पॉइंट मैंने आपको बोर्ड पे समझाया है, जैसे क्लासरूम में समझाते थे एकदम उसी प्रकार से है। इस पॉइंट को समझते हुए आप अपना नोट्स तैयार करेंगे
और इस क्वेश्चन को लिख लेंगे, डिफरेंशिएट बिटवीन डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। नेक्स्ट क्लासेज में हम लोग इस पे कुछ न्यूमेरिकल की बातें करेंगे और उसके बाद हमारा अगला जो वीडियो का पॉइंट होगा वो होगा वेलोसिटी, स्पीड, एक्सेलरेशन। इस 3 पॉइंट को वहाँ देखेंगे और फिर उससे रिलेटेड कुछ न्यूमेरिकल बनाएंगे। जब तक के लिए आप इस वीडियो को देखिए, एंजॉय कीजिए, समझिए।